Hi friends, my name is Afsar Khan and you're watching my channel. I have qualified NET and I am a teacher of English literature. और ये मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ यूपी पीजीटी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स के लिए एक क्रैश कोर्स। ये वीडियो डिवाइड है 3 पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में राइटर की बायोग्राफी और उसके वर्क के बारे में कुछ फैक्ट्स होंगे और फिर राइटर ने क्या क्या वर्क लिखे उन सब की बात करेंगे। फिर लास्ट में राइटर के इम्पोर्टेंट वर्क्स को डिस्कस करेंगे, उसको समराइज या एनालाइज करेंगे। ये सारी जानकारी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग मैंने ली है जो आपको कोई भी इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम में हेल्प करेगी। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वॉल्ट विटमैन। तो सबसे पहले इनके वर्क्स और लाइफ के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। फैक्ट नंबर 1, वॉल्ट विटमैन का जन्म 31 मई 1819 को हुआ था। फैक्ट नंबर 2, वॉल्ट विटमैन एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट, जर्नलिस्ट और ह्यूमनिस्ट थे। फैक्ट नंबर 3, वॉल्ट विटमैन अमेरिका के ट्रांसेंडेंटलिज्म और रियलिज्म के बीच के कवि माने जाते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये ट्रांसेंडेंटलिज्म और रियलिज्म होता क्या है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देख लेते हैं कि ये ट्रांसेंडेंटलिज्म होता क्या है। ट्रांसेंडेंटलिज्म एक फिलोसफिकल मूवमेंट है जो ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में 1820 में डेवलप हुआ था। अकॉर्डिंग दिस मूवमेंट सभी लोग जिनमें मैन वुमेन इक्वली अपने बारे में जानते हैं और उनके चारों तरफ जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं वो उन सब के बारे में भी जानते हैं, लेकिन ये वर्ड जिसके बीच इंसान रहते हैं वो उससे ज़्यादा है जितना वो देख सकते हैं, जितना वो सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। मीन्स ये ह्यूमन की ऑब्जर्वेशन से कहीं ज़्यादा बड़ा है। जो कुछ हम देखते हैं, सुनते हैं, महसूस करते हैं, ये दुनिया सिर्फ उतनी बड़ी नहीं है बल्कि उससे ज़्यादा बड़ी है। इसको हम सिर्फ अपनी इमेजिनेशन से समझ सकते हैं, देख सकते हैं और ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। इसको हम रीजन्स एंड लॉजिक से नहीं समझ सकते। दिस इज़ द आइडिया ऑफ ट्रांसेंडेंटलिज्म। और ट्रांसेंडेंटलिस्ट वो इंसान होता है जो इस आइडिया को एक्सेप्ट करता है, एक रिलीजियस बिलीव की तरह नहीं बल्कि दूसरी चीज़ों को समझने के लिए। जो इंसान इस आइडिया को एक्सेप्ट करता है उसे ट्रांसेंडेंटलिस्ट कहा जाता है। हमारा दूसरा टर्म था रियलिज्म। तो लिटरेरी रियलिज्म लिटरेचर का एक जॉनरा होता है और ये पार्ट है रियलिज्म इन आर्ट्स का जो किसी भी सब्जेक्ट को ट्रूथफुली प्रेजेंट करने की कोशिश करता है बिना उसमें सुपरनैचुरल और फिक्शन को मिक्स किए हुए। इसी को हम लिटरेचर में रियलिज्म कहते हैं। फैक्ट नंबर 4, और वॉल्ट विटमैन को फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 5, उनका जो वर्क था वो उस टाइम पर कंट्रोवर्शियल रहा करता था। स्पेशली उनका एक वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास। ये एक पोइट्री कलेक्शन है जो कि टाइम टू टाइम बैन किया गया क्योंकि ये वर्क उस टाइम के हिसाब से कुछ ज़्यादा सेंसुअस था। फैक्ट नंबर 6, उनकी सोसाइटी मीन्स वॉल्ट विटमैन की सोसाइटी उन पर होमोसेक्सुअल होने का डाउट करती थी। फैक्ट नंबर 7, जब वो 11 साल के थे तब उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया और काम करने के लिए चले गए। उसके बाद में विटमैन ने एज ए जर्नलिस्ट काम किया, उसके बाद में एज ए टीचर काम किया और उसके बाद में गवर्नमेंट क्लर्क बने। फैक्ट नंबर 8, वॉल्ट विटमैन के जो मेजर पोइट्री कलेक्शन है उसका नाम है लीव्स ऑफ ग्रास। ये पब्लिश हुई थी 1855 में और इस पोइट्री कलेक्शन के पब्लिश होने में ख़ास बात यह है कि इन्होंने अपने खुद के पैसों से ये पोइट्री कलेक्शन को पब्लिश कराया था। फैक्ट नंबर 9, जब सिविल वॉर चल रही थी अमेरिका में तब वो वाशिंगटन डीसी गए और वहाँ पर हॉस्पिटल में एज ए नर्स काम किया और जो ज़ख्मी थे लोग उनकी केयर की। फैक्ट नंबर 10, उनकी पोएट्री दोनों चीज़ों पर फोकस करती है, लॉस पर भी और हीलिंग पर भी। फैक्ट नंबर 11, उनके बारे में कहा गया कि यू कैन नॉट रियली अंडरस्टैंड अमेरिका विदाउट वॉल्ट विटमैन, विदाउट लीव्स ऑफ ग्रास। ही हैज़ एक्सप्रेस्ड दैट सिविलाइजेशन अप टू डेट एज ही वुड से एंड नो स्टूडेंट ऑफ द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री कैन डू विदाउट हिम। मीन्स अगर कोई अमेरिका को जानना चाहता है तो वो वॉल्ट विटमैन के बिना अमेरिका को नहीं जान सकता और ख़ास करके उनकी जो वर्क है लीव्स ऑफ ग्रास उसको बिना जाने, उसको बिना पढ़े अमेरिका को वो नहीं जान सकता। फैक्ट नंबर 12, एक मॉडर्निस्ट पोएट थे इजरा पॉइंट नाम के। उन्होंने वॉल्ट विटमैन के बारे में कहा है कि अमेरिका इज़ पोएट, ही इज़ अमेरिका, कि वो अमेरिका का पोएट है
या फिर वो खुद एक अमेरिका है। फैक्ट नंबर 13, जब वो एज ए जर्नलिस्ट काम करते थे तो उन्होंने वुमेन, स्लेव्स और इमिग्रेंट्स लोगों के राइट के लिए आवाज़ उठाई। फैक्ट नंबर 14, 1855 में लीव्स ऑफ ग्रास के पब्लिश होने से पहले उन्होंने एक नॉवेल लिखा था और कई शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी। उनके जो एकमात्र नॉवेल है उसका नाम है फ्रैंकलिन एवांस, जो 1842 में पब्लिश हुआ था। फैक्ट नंबर 15, वॉल्ट विटमैन के टाइम के एक राइटर थे, जाने माने राइटर थे, जिनका नाम था राल्फ वाल्डो एमर्सन। उन्होंने विटमैन के वर्क को काफ़ी अच्छे से वेलकम किया था, काफ़ी अच्छे से उसकी तारीफ़ की थी, क्योंकि वॉल्ट विटमैन का जो वर्क था वो अनकन्वेंशनल उसकी फॉर्म थी और उसका सब्जेक्ट मैटर बिल्कुल अलग था। फैक्ट नंबर 16, वॉल्ट विटमैन ने अपने वर्क में फिजिकल एक्सप्रेशन ऑफ लव को डिस्क्राइब किया है, जिसकी वजह से उनका वर्क कई बार और कई जगह बैन कर दिया गया था। फैक्ट नंबर 17, उनका जो मोस्ट फेमस वर्क है वो है लीव्स ऑफ ग्रास, जो पब्लिश हुआ था 1855 में, और ये एक पोइट्री कलेक्शन है। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, क्योंकि ये एक फेमस वर्क है वॉल्ट विटमैन का। फैक्ट नंबर 18, इन 1848 में वॉल्ट विटमैन ने स्लेवरी की हकीकत देखी अमेरिका में, और इसके बाद में वो ब्रुकलिन रिटर्न हो गई और उन्होंने वहाँ पर एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था ब्रुकलिन फ्री मैन। फैक्ट नंबर 19, विटमैन का शेक्सपियर के लिए नज़रिया ये था कि विटमैन मानते थे कि शेक्सपियर ने जो प्लेस लिखे हैं वो प्लेस उन्होंने नहीं लिखे हैं। विटमैन मानते थे कि एक अनएजुकेटेड इंग्लिशमैन जो नोबल बर्थ से नहीं है, यानी कि जो रिच फैमिली से नहीं है, वो इस तरह से कैसे इतने अच्छे प्लेस लिख सकता है। फैक्ट नंबर 20, इनका जो पोएट्री कलेक्शन है लीव्स ऑफ ग्रास, उसके टाइटल के बारे में बात करते हैं। लीव्स उन 2 पेजेस को कहते हैं बुक में जो जुड़े हुए होते हैं बीच में, और ग्रास का यूज़ यहाँ पर इसलिए किया गया है क्योंकि ग्रास सिंबलाइज करती है कुछ ऐसी चीज़ को जिसकी कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। सो हम कह सकते हैं कि लीव्स ऑफ ग्रास का जो मीनिंग है वो ये है कि पेजेस ऑफ क्रैप या कुछ ऐसा ही। फैक्ट नंबर 21, सबसे पहले जब लीव्स ऑफ ग्रास पब्लिश हुई थी तो इसमें 12 पोएम्स थीं। फैक्ट नंबर 22, विटमैन के टाइम पर अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम था बिल क्लिंटन, जो विटमैन के काफ़ी बड़े फ़ैन थे। ये कुछ फैक्ट्स थे जो रिलेटेड थे उनकी वर्क्स और लाइफ से। अब बात करते हैं वॉल्ट विटमैन ने क्या क्या लिखा है। तो सबसे पहले इनका एक नॉवल आता है जिसका नाम है फ्रैंकलिन एवांस, जो 1842 में इन्होंने लिखा या फिर पब्लिश किया। सेकंड आता है द हाफ ब्रीड, ए टेल ऑफ द वेस्टर्न फ्रंटियर, जो 1846 में पब्लिश किया गया। ये एक फिक्शनल स्टोरी है। थर्ड वर्क आता है इनका लाइफ एंड एडवेंचर ऑफ जैक एंजल। ये एक सीरियलाइज्ड था जो 1852 में पब्लिश हुआ और ये एक सिटी का मिस्ट्री नोवेल है। वॉल्ट विटमैन का फोर्थ वर्क आता है लीव्स ऑफ ग्रास, जो 1855 में पब्लिश हुआ था। और फिफ्थ वर्क आता है मैनली हेल्थ एंड ट्रेनिंग, जो पब्लिश हुआ था 1858 में। इसके बाद में आता है ड्रम टेप्स, जो पब्लिश हुआ था 1865 में। ये पोएट्री कलेक्शन है दूसरा। और फिर आता है सेवन्थ में डेमोक्रेटिक विस्टास, जो 1871 में पब्लिश हुआ था। ये बुक पॉलिटिक्स के बारे में है। आज की हमारी इस वीडियो का जो फोकस रहेगा वो मोस्टली लीव्स ऑफ ग्रास पर रहेगा, जो कि इनकी एक पोएट्री कलेक्शन है उस पर रहेगा। ये कलेक्शन 1855 से स्टार्ट हुआ था पब्लिश होना और 1892 तक पब्लिश होता रहा। विटमैन की पूरी लाइफ में लीव्स ऑफ ग्रास के 9 एडिशंस आए। इसमें फ्री वर्स में पोएम है और जब ये स्टार्टिंग में स्टार्ट हुई थी तो इसमें सिर्फ 12 पोएम्स थी और ये अनोनिमसली पब्लिश हुई थी। अपनी इन पोएम्स में विटमैन अमेरिका के लोगों के लिए बोलते हैं, वो उनके लिए आवाज़ उठाते हैं जो स्लेव्स हैं, इमिग्रेंट्स हैं या फिर वुमेन हैं, कमज़ोर हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। इस कलेक्शन का जो पहला एडिशन आया था वो अमेरिकन सिविल वॉर होने से पहले आया था। इस पोएम का मेन आइडिया ये है कि इसमें एक स्पीकर है, वो डिक्लेयर करता है कि हर एक आदमी अच्छा होता है और इक्वालिटी के लायक होता है। और उनकी एक पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में वो स्लेव्स के बारे में बात करते हैं। इनकी पोएम्स में फ्रैंक एक्सप्रेशन ऑफ सेक्सुअलिटी मिलती है, जिसकी वजह से मोस्टली इनके जो वर्क्स थे वो बैन हुए, बंद कर दिए गए या फिर उन्हें पब्लिश नहीं किया गया। हम उनकी पोएम्स में देख सकते हैं कि वॉल्ट विटमैन ने खुद ये डिक्लेयर किया है अपने आप के लिए कि वो पोएट ऑफ द बॉडी हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में विटमैन सेक्सुअलिटी को अपनी पोएम्स में एक्सप्रेस करने में कभी नहीं शर्माए। जैसा वो खुद अपनी एक पोएम में
आई सिंक द बॉडी इलेक्ट्रिक में बात करते हैं ह्यूमन फिजिकल कनेक्शन की। वो कहते हैं कि आई डू नॉट आस्क एनी मोर डिलाइट, आई स्विम इन इट एज इन ए सी। ये चीज़ें उनकी पोएम्स में इरोटिसिज्म को कंडक्ट करती हैं और इसीलिए विटमैन के टाइम पे उनकी पोएम्स को कई बार बैन किया गया। लेकिन विटमैन इन सब चीज़ों से रुकने वाले नहीं थे। He was a pioneer, an innovator, and we can see the result now. जैसा कि हम जानते हैं कि वॉल्ट विटमैन ने अपनी पोएम्स को ट्रेडिशनल वे में नहीं लिखा, नए तरीके से लिखा। हालांकि इन्होंने अपनी पोएम्स को फ्री वर्स में लिखा है। अब ये फ्री वर्स क्या होती है? फ्री वर्स में ना तो कोई मीटर होता है पर्टिकुलर और ना ही इसमें राइमिंग स्कीम होती है। इन्होंने अपनी पोएम्स में जो लिटरेरी डिवाइस यूज़ की हैं उसकी बात करते हैं। पहला आता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में कुछ वर्ड होते हैं वो बार बार यूज़ किए जाते हैं जिससे कि एक प्लीजिंग साउंड क्रिएट होता है। आसान शब्दों में कह सकते हैं कि रिपीटेशन ऑफ लेटर्स को एलिट्रेशन कहते हैं। इसके बाद में इन्होंने यूज़ किया एम्फीब्रैक। ये एक ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है जिसमें एक स्ट्रेस सिलेबल होता है और उसके दोनों तरफ अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं। मीन्स बीच में स्ट्रेस सिलेबल होता है और दोनों तरफ अनस्ट्रेस सिलेबल होते हैं। इसके बाद में एनाफोरा। एनाफोरा में इनिशियल जो वर्ड होता है कोई एक या दो, उसे बार बार पूरे स्टैंजा में जो पोएट यूज़ करता है उसे एनाफोरा कहते हैं। इसके बाद में विटमैन ने कहीं कहीं अपनी पोएम्स में ओनोमोटोफिया का भी यूज़ किया है। अब ये ओनोमोटोफिया क्या होता है? ओनोमोटोफिया में जो कोई भी साउंड होता है जब उसे लिटरली वैसा का वैसा लिखा जाता है तो उसे ओनोमोटोफिया कहते हैं। जैसे कि बीट बीट ड्रम्स ही यूजेस विर एंड रंबल एंड रैटल एंड थम। ये साउंड पोएट ने वॉर के साउंड को हाईलाइट करने के लिए किए थे। इसके बाद में पोएट ने पर्सोनिफिकेशन का भी यूज़ किया है। अब पर्सोनिफिकेशन के बारे में तो आप जानते होंगे, किसी भी चीज़ को जब हम पर्सोनिफाइज करते हैं तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन होता है, यानी कि जब किसी आइडिया को, नॉन ह्यूमन थिंग को जब हम ह्यूमन बनाते हैं, उसे पर्सन बनाते हैं, तो तब उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट अब हम इस वर्क की प्लॉट समरी के बारे में डिस्कस करते हैं। इस कलेक्शन में बहुत सारी पोएम्स हैं लेकिन हम यहाँ पर कुछ ही पोएम्स के बारे में ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली पोएम आती है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस पोएम में वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है एज ए पोएट और अमेरिकन लोगों के लिए उनकी आवाज़ बन के वो रीडर्स के सामने आता है। इस पोएम में वो अपनी पोएटिक विज़न को सेलिब्रेट करता है और अमेरिकन लोगों की डाइवर्सिटी के बारे में बात करता है और सबको इनवाइट करता है अपने साथ अपनी पोएम्स में आने को। इसकी कुछ फर्स्ट लाइन इस तरह से हैं, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई अज्यूम यू शैल अज्यूम फॉर एवरी ऑटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंगिंग्स टू यू। इसके बाद में नेक्स्ट वर्क आता है ए सॉन्ग फॉर ऑक्यूपेशंस। इस पोएम में स्पीकर अमेरिकन लोगों की तारीफ़ करता है क्योंकि अमेरिकन्स अलग अलग तरह का काम करते हैं और स्पीकर इन ऑक्यूपेशन की एक लिस्ट बनाता है और अपनी पोएम्स में मेंशन करता है और कहता है कि हर एक ऑक्यूपेशन इक्वली इम्पोर्टेंट है जो साथ मिलकर पूरे अमेरिका को बिल्ड करते हैं। मीन्स हर एक वर्क, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, मीन्स कोई भी वर्क छोटा या बड़ा नहीं है, सब वर्क इक्वल है और इक्वली वो अमेरिका को बिल्ड करने का काम करते हैं। इस पोएम की कुछ फर्स्ट लाइन इस तरह से हैं, इन द लेबर ऑफ इंजन्स एंड ट्रेड्स एंड द लेबर ऑफ फील्ड्स आई फाइंड द डेवलपमेंट्स एंड फाइंड द इटर्नल मीनिंग्स। नेक्स्ट वर्क इस कलेक्शन का है टू थिंक ऑफ टाइम। इस वर्क में स्पीकर अपने रीडर से कहता है कि ये रीडर अपने आप को बेकार न समझे, अपने आप को नथिंग न समझे, क्योंकि स्पीकर वो सब तरीके जानता है जिसमें वो रीडर्स को ये बता सके कि वो नथिंग नहीं है, वो कुछ नहीं है। हो सकता है इनकी छोटी सी ज़िंदगी हो लेकिन वो छोटी सी ज़िंदगी में वो समथिंग है, मीन्स कुछ है, वो ख़ास हैं, अपने आप में यूनिक हैं और यही यूनिकनेस उनकी क्वालिटी है। इस पोएम की फर्स्ट लाइन इस तरह से है, to think of time of all that retrospection, to think of today and the ages continued henceforward। इस कलेक्शन का नेक्स्ट वर्क है द स्लीपर्स। इस पोएम में स्पीकर को एक विज़न आता है जिसमें वो देखता है कि वो अमेरिकन लोगों के ऊपर से उड़ रहा है, ये लोग सोए हुए हैं। वो देखता है कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के स्लीपर्स हैं, यहाँ हर एक इंसान डिफरेंट है और इसके बाद भी वो इक्वल हैं,
स्लीपिंग में पोएट उनके ड्रीम में एंटर करता है और उनको समझने की कोशिश करता है। यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है और इसकी फर्स्ट लाइन कुछ इस तरह से है। आई वंडर ऑल नाइट इन माई विजन, स्टेपिंग विद लाइट फीट स्विफ्टली एंड नॉइजलेसली, stepping and stopping, bending with open eyes over the shut eyes of sleepers, wandering and confused, lost to myself, assorted, contradictory, pausing, gazing, bending and stopping। इसके बाद में नेक्स्ट वर्क आता है आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक। इस पोएम में स्पीकर वेरियस लोगों को डिस्क्राइब करता है और उनके लव और उनकी फ्रेंडशिप के तरीक़ों को डिस्क्राइब करता है। ये पोएम ह्यूमन बॉडी को डिस्क्राइब करती है और वो कहता है कि हर एक बॉडी इक्वली वंडरफुल है। मीन्स उन सब की बॉडी जो स्लेव्स भी हैं उनकी भी बॉडी वैसी ही है जैसे एक आज़ाद आदमी की है। इस पोएम में पोएट उन स्लेव्स के बारे में कहता है या उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाता है जो अमेरिका में रहते थे और वहाँ पर ग़ुलाम थे। इस पोएम की फर्स्ट लाइन इस तरह से हैं। आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक, द आर्मीज ऑफ दोज आई लव angereth me and I angry them. They will not let me off till I go with them, respond to them and discorrupt them and charge them full with the charge of the soul। विटवेन का नेक्स्ट वर्क है फेसिस। इस वर्क में स्पीकर देखता है कि इस दुनिया में हर एक चेहरा अलग है और वो उन अलग अलग चेहरों को डिस्क्राइब करता है। ये फेसेस हर तरह के हैं, कुछ प्लेजेंट हैं कुछ अनप्लेजेंट हैं, लेकिन बावजूद इतने डिफरेंसेस के वो हर एक को देखता है, वो सबको अप्रूव करता है। मीन्स हर एक फेस अपने आप में कंप्लीट है क्योंकि पोएट फेस के पीछे देख सकता है, वो ह्यूमन की कोर क्वालिटी को देख सकता है और वो उसकी पोटेंशियल को देख सकता है। इस पोएम की कुछ फर्स्ट लाइन इस तरह से हैं। साउंडरिंग द पेवमेंट ऑफ राइडिंग द कंट्री बाय रोड, हेयर देन आर फेसेस, फेसेस ऑफ फ्रेंडशिप, प्रिसीजन, कॉशंस, सुएविटी, आइडियलिटी। इस कलेक्शन का नेक्स्ट वर्क आता है ए बॉस्टन बैलेड। इन बॉस्टन बैलेड में स्पीकर एक मार्च को अटेंड करता है। ये मार्च फेडरल सोल्जर के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। ये सोल्जर उन स्लेव्स को पकड़ने का काम करते थे जो अपने मालिक के यहाँ से भाग जाया करते थे और ये सोल्जर उन स्लेव्स को पकड़ के उन मालिकों को वापस लौटा देते थे। स्पीकर यहाँ पे उन देशभक्तों के बारे में बताता है जो अमेरिका की आज़ादी के लिए लड़े और मर गए। सो इस पोएम का आइडिया स्लेव्स और इमिग्रेट पीपल के लिए है या फिर उनके राइट्स के लिए है। सो इस पोएम की जो फर्स्ट लाइन है वो इस तरह से है। टू गेट बी टाइम्स इन बॉस्टन टाउन आई रोज दिस मॉर्निंग अर्ली, हेयर्स ए गुड प्लेस एट द कॉर्नर, आई मस्ट स्टैंड एंड सी द शो। इस कलेक्शन की नेक्स्ट पोएम आती है हु लर्न्स माई लेसन कंप्लीट। इस पोएम में स्पीकर ऑडियंस या अपने रीडर्स को कैटेगराइज करता है और उन्हें एक लेसन देता है। वो लेसन होता है कि किस तरह से एक लेसन को सीखा जाए या लर्न किया जाए। आगे स्पीकर डिक्लेयर करता है कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ वंडरफुल इन इटसेल्फ, कि हर एक चीज़ जो इस दुनिया में है वो वंडरफुल है, कमाल है। वो अपने रीडर्स से आगे कहता है कि किसी ऐसी चीज़ को तलाश करने की कोशिश करो, देखो जो वंडरफुल ना हो। वो चुनौती देता है अपने रीडर्स को। और इस पोएम की लाइनें इस तरह से हैं। हु लर्न्स माई लेसन कंप्लीट, पोस, जर्नीमैन, अप्रेंटिस, चर्चमैन एंड atheist, the stupid and the wise thinker, parents and offspring, merchant, clerk, porter and customer, editor, author, artist and schoolboy, draw nigh and commerce. It is no lesson, it let down the bars to good lesson, and that to another and everyone to another still। इस कलेक्शन का नेक्स्ट वर्क है ग्रेट आर द मिथ्स। इस पोएम में स्पीकर एक्सप्लेन करता है जो कुछ उसे ग्रेट लगता है। इसमें मिथ्स भी आते हैं, इसके साथ लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी और दूसरे कॉन्सेप्ट्स भी आते हैं। वो इसके साथ साथ वो लाइफ एंड डेथ, अच्छा और बुरे में बैलेंस बनाए रखने की बात भी करता है। लाइन्स ऑफ द पोएम। ग्रेट आर द myths, I too delight in them. Great are Adam and Eve, I too look back and concept them. Great the risen and fallen nations and their poets, women sages, innovators, rulers, warriors and priests। नेक्स्ट वर्क आता है इस पोएट्री कलेक्शन का आई हियर अमेरिका सिंगिंग। इस पोएम का स्पीकर जो होता है इस पोएम में अलग अलग तरह की अमेरिकन पब्लिक को मेंशन करता है और कहता है कि हर एक इंसान अपने गीत गाता है और उसमें
अपने एक्सपीरियंस को एक्सप्रेस करता है और सब डिफरेंट जो लोग होते हैं वो डिफरेंट एक्सपीरियंस रखते हैं और ये एक्सपीरियंस दूसरे से अलग होते हैं और इसीलिए ये एक्सपीरियंस अपने आप में यूनिक होते हैं और वंडरफुल होते हैं। और हम सब पूरा अमेरिका प्राउड के साथ अमेरिका के लिए अपने सॉन्ग सिंग करते हैं। लाइन्स ऑफ द पोएम: I hear America singing the varied carols I hear, those of mechanics, each one singing his as it should be blithe and strong, the carpenter singing his as he measure his plank or beam, the mason singing his as he makes ready for work or leaves off work, the boatman singing what belongs to him in his boat, the deckhand singing on the steamboat deck। इस कलेक्शन का नेक्स्ट वर्क आता है स्टार्टिंग फ्रॉम पाओ मनोक। जब इस पोएम का स्पीकर पाओ मनोक अपने घर पर होता है तो वो ऑल अमेरिकन लोगों को इनवाइट करता है कि वो उसकी पोइट्री में आ जाएं और कैटेगराइज करता है डिफरेंट प्लेसेस को, टाइप्स ऑफ पीपल्स को जो अमेरिकन्स हैं और डिक्लेयर करता है कि स्पीकर मीन्स विटमैन सभी का पोएट है, सबके लिए अपनी पोएम्स लिखता है। नो मैटर ये लोग गरीब हैं या अमीर हैं, ब्लैक हैं या वाइट हैं, वो सब अमेरिकन्स लोगों को यूनाइट करता है। लाइन्स ऑफ द पोएम: स्टार्टिंग फ्रॉम फिश शेप पाओ मनोक वेयर आई वॉज बोर्न, वेल बिगोटन एंड रेज्ड बाई द परफेक्ट मदर। वॉल्ट विटमैन का इस कलेक्शन का नेक्स्ट वर्क है आई साइन लुइजियाना ए लिव ओ ग्रोइंग। इस पोएम में पोएट एक ट्री को देखता है जो लुइजियाना में ग्रो हो रहा है और सोचता है कि ये ट्री किस तरह अपने अकेले रहने से संतुष्ट है। वो उस पेड़ की एक टहनी को तोड़कर अपने घर ले आता है और सोचता है कि वो कभी भी पेड़ की तरह अकेले रहने से संतुष्ट नहीं हो सकता। फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम: आई saw in Louisiana a live oak growing, all alone stood it and the moss hung down from the branches, without any companion it grew there, uttering joyous leaves of dark green। इस कलेक्शन का नेक्स्ट वर्क है सॉन्ग ऑफ द ओपन रोड। इस पोएम में स्पीकर ओपन रोड पर ट्रैवल करता है और लोगों की डाइवर्सिटी को देखता है जो उससे उसके ट्रैवल के दौरान मिलते हैं और उन सबको इंस्पायर करता है कि उन सबको आगे बढ़ते रहना होगा। कोई भी मुश्किल आ सकती है लेकिन उन्हें अपने इस पाथ को छोड़ना नहीं है, उन्हें चलते रहना है। अ फूट एंड लाइट हार्टेड आई टेक टू द ओपन रोड, हेल्थली फ्री द वर्ल्ड बिफोर मी, द लॉन्ग ब्राउन पाथ बिफोर मी लीडिंग वेरेवर आई चूज। इस कलेक्शन का नेक्स्ट वर्क आता है क्रॉसिंग ब्रुकलिन फेरी। इस पोएम में स्पीकर ब्रुकलिन फेरी को देखता है शाम के टाइम में जब लोग अपने घर की तरफ जा रहे हैं अपने वर्क से। ब्रुकलिन फेरी एक शिप है जिसको पोएट देखता है। इसको देखकर पोएट सिटी की तारीफ़ करता है और सिटी से गुजरती उस रिवर की भी तारीफ़ करता है, उसकी लहरों की और सनसेट की। कोई फ़र्क नहीं पड़ता वे कौन लोग हैं, सब नेचर का एक पार्ट हैं और अपने एंजॉयमेंट के नेचर में यूनिफाइड हैं। लाइन्स ऑफ द पोएम: फ्लूड टाइड ब्लो मी, आई सी यू फेस टू फेस, clouds of the west, sun there half an hour high, I see you also face to face। इस कलेक्शन का नेक्स्ट वर्क है पायनियर ऑफ पायनियर। इस पोएम में पोएट अपने रीडर्स को पुकारता है, वो अपने साथ के पायनियर्स को इनवाइट करता है कि वो उसके साथ में चले और एक न्यू वर्ल्ड का फ़ायदा उठाएं। वो सब एक फ्लैग के नीचे चलेंगे जो उन सबको यूनाइट करता है। हो सकता है कुछ लोग फेल हो जाएं, रास्ते में बिछड़ जाएं, लेकिन उनकी जंग जारी रहेगी। वो अपने आप को एक्सपेंड करते रहेंगे उस फील्ड में जिसके बारे में वो नहीं जानते। मीन्स इस पोएम में विटमैन अमेरिकन्स को इंस्पायर करता है कि वो अपने देश के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें करें। फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम: केम माई 10 फेस चिल्ड्रन, फॉलो विल इन ऑर्डर, गेट योर वेपन्स रेडी, हैव यू योर पिस्टल्स, हैव यू योर शार्प एज एक्सेस, पायनियर्स ऑफ पायनियर्स। इसके बाद में नेक्स्ट वर्क आता है आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग। इस पोएम में एक दिन मई का महीना था। स्पीकर को एक चिड़िया का नेस्ट दिखाई दिया जिसमें 2 बर्ड्स रहती थी। एक बार फीमेल बर्ड मिस हो जाती है और लौट के अपने नेस्ट में वापस नहीं आती। तब मेल बर्ड एक सैड सॉन्ग सिंग करता है। ये सॉन्ग पोएट की पोएटिक स्पिरिट को इंस्पायर करता है
और उसे पता चलता है कि डेथ एक ऐसा वर्ड है दुनिया में जो वर्ड सब वर्ड से सुपीरियर है। फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, आउट ऑफ द क्रेडल एंडलेसली रॉकिंग, आउट ऑफ द मॉकिंग बर्ड्स थ्रोट द म्यूजिकल शटल, आउट ऑफ द नाइन्थ माउथ मिडनाइट, ओवर द एस्ट्रल सैंड्स एंड द फील्ड्स बियॉन्ड, वेयर द चाइल्ड लिविंग हिज बेड वंडर्ड अलोन बेयर हेडेड बेयर फूट। इस कलेक्शन का नेक्स्ट वर्क आता है बीट बीट ड्रम्स। इस पोएम में स्पीकर ड्रम और बिगुल्स को कमांड देता है बजने के लिए, अपनी पूरी पावर से बजने के लिए, क्योंकि पब्लिक को ये बताना ज़रूरी है कि वॉर स्टार्ट हो गई है और यही उनका पर्पस है। और आगे स्पीकर कहता है कि वो किसी के लिए नहीं रुकेंगे, ना ही मौत के लिए रुकेंगे। लाइन्स ऑफ द पोएम, बीट बीट ड्रम्स ब्लो बगल्स ब्लो, थ्रो द विंडोज थ्रो डोर्स, ब्रश लाइक ए रूथलेस फोर्स, इनटू द सोलम चर्च and scatter the congregation into the school where the scholar is studying। इस कलेक्शन का नेक्स्ट वर्क आता है when lilacs last in the dooryard bloomed। ये पोएम उसकी दूसरी फेमस ओ कैप्टन माई कैप्टन के जैसी है। इसमें स्पीकर अपने प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेथ पर अपने दुख को एक्सप्रेस करता है। वो बकायन की झाड़ी से एक टहनी लेता है और उस टहनी को एक ताबूत पर रखता है। वो सुनता है कि एक बर्ड दुख भरा गीत गा रही है। पहले तो स्पीकर उस बर्ड के गीत को ज्वाइन नहीं करता, लेकिन जब वो ज्वाइन करता है तो वो डेथ को एक्सेप्ट करता है और अपने प्यारे प्रेसिडेंट की मेमोरी को अपने पास सदा के लिए रखता है। लाइन्स ऑफ द पोएम, व्हेन लिलैक्स लास्ट इन द डोरयार्ड ब्लूम्ड एंड द ग्रेट स्टार अर्ली ड्रॉप्ड इन द वेस्टर्न स्काई इन द नाइट, I mourn and yet shall mourn with ever returning spring। इस कलेक्शन का नेक्स्ट वर्क है ओ कैप्टन माई कैप्टन। स्पीकर अपने कैप्टन की तारीफ करता है जो कैप्टन अब्राहम लिंकन है। वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे जिनकी डेथ पर वॉल्ट विटमैन ने ये पोएम लिखी थी। इस पोएम में ये कैप्टन अपने शिप को अपने देश के पोर्ट पर सेफली ले आए हैं, लेकिन जब वो कैप्टन को देखता है तो कैप्टन डेड दिखाई देते हैं, लेटे हुए हैं डेक पर। इससे पोएट दुखी हो जाता है और चाहता है कि ये कैप्टन दोबारा से उड़ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं होता। यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है और इसकी फर्स्ट लाइन कुछ इस तरह से है, ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर fearful trip is done, the ship has weathered every wreck, the prize we showed is won, the port is near, the bell I hear, the people all exulting, while follow eyes the steady keel, the vessels grim and daring। नेक्स्ट वर्क आता है इस कलेक्शन का बाय ब्लू ओंटारियो शोर। स्पीकर ओंटारियो में ब्लू समुंदर के किनारे बैठा हुआ है। वो वहाँ पे अमेरिका के लिए एक पोएम लिखता है। वो अमेरिकन लोगों के बारे में अलग अलग अमेरिकन सिटी और नेचुरल वंडर्स और अलग अलग पीपल्स के बारे में पोएम लिखता है। वो कहता है कि अमेरिका को पोएट की ज़रूरत है और वो यानी कि विटमैन अमेरिका का पोएट होना चाहिए। फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, by blue Ontario shore, as I mused of these warlike days and of peace returned, and the dead that return no more, a phantom gigantic superb with stern visage accosted me, chant me the poem I said that comes from the soil of America, chant me the carol of victory। इस कलेक्शन का नेक्स्ट वर्क है ए नॉइसलेस पेशेंट स्पाइडर। इस पोएम में स्पीकर एक स्पाइडर को अपने वेब को बनाते हुए देखता है। इस स्पाइडर की कंपैरिजन वो अपनी सोल के साथ में करता है, जो ठीक वैसे काम करती है जैसे स्पाइडर करता है। उसकी सोल इटर्नल को समझने के लिए स्पाइडर जैसी मेहनत करती है। यही इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है और इसकी फर्स्ट लाइन कुछ इस तरह से है, ए नॉइसलेस पेशेंट स्पाइडर आई मार्क्ड वेयर ऑन लिटिल प्रोमोन्टोरी इट्स स्टूड आइसोलेटेड, मार्क्ड हाउ to explore the vacant walls surrounding it, launched forth filament out of itself, ever unreeling them, ever tirelessly speeding them। अब वॉल्ट विटमैन के इस वर्क की कुछ फेमस कोट्स को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने उन्हीं कोट्स को लिया है जो पहले किसी एग्ज़ाम में आ चुकी हैं या उसकी कोई फेमस पोएम से हैं। सो द फर्स्ट कोट्स इज, आई एम द पोएट ऑफ द बॉडी एंड आई एम द पोएट ऑफ द सोल।
ये लाइंस उसकी एक पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से ली गई हैं और इसमें स्पीकर जो होता है इस पोएम का वो अपने आप को एज ए पोएट इंट्रोड्यूस करता है और डिक्लेयर करता है कि जो बॉडी होती है और सोल होती है वो इक्वली गुड होती है और वो यहाँ पर दोनों का पोएट है। सेकंड कोट आती है, आई एम लार्ज आई कंटेन मल्टीट्यूड्स। ये लाइन भी इसी पोएम से है, इसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। इस पोएम में स्पीकर जानता है कि वो कई बार कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट देता है क्योंकि उसकी वॉइस ऑफ द नेशन है और ये नेशन फुल ऑफ डाइवर्सिटी है, इसलिए उसको उन सबको रिप्रेजेंट करना है और उनके लिए सच बोलना है। इस वर्क की नेक्स्ट कोटेशन है, नन शैल एस्केप मी एंड नन शैल विश टू एस्केप मी। ये लाइंस ली गई हैं सॉन्ग ऑफ ऑक्यूपेशन से। इस पोएम में स्पीकर वॉल्ट विटमैन है जो अपने आप को ग्रेट मानता है और अपनी पावर को गॉड की पावर जैसी मानता है। ये स्पीकर ओमनिशिएंट है जो सब देखता है और सबको देखता है। वो लोगों को एग्जैक्टली वैसा देखता है जैसे वो हैं और उन लोगों में क्या करने की ताकत है वो ये सब भी देखता है। नेक्स्ट कोटेशन आती है, आई डू नॉट आस्क एनी मोर डिलाइट स्विम इन इट एज इन ए सी। ये लाइन्स ली गई हैं आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक इस पोएम से। ये पोएम बॉडी को ग्लोरीफाई करती है। इस पोएम के कुछ पार्ट इरोटिक हैं और इन सब चीज़ों को वॉल्ट विटमैन को डिस्क्राइब करने में, एक्सप्लेन करने में बहुत ही आनंद आता है। नेक्स्ट कोटेशन है, ई सिंगिंग व्हाट बिलोंग्स टू मी और हर एंड टू नन एल्स। ये लाइंस ली गई हैं आई हियर अमेरिका सिंगिंग इस पोएम से। वॉल्ट विटमैन को डेमोक्रेटिक सोसाइटी में बहुत विश्वास था, लेकिन वो मानता था कि डाइवर्सिटी और इंडिविजुअलिज्म जो होता है वो इक्वली इम्पोर्टेंट होता है किसी भी नेशन के लिए, मीन्स किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपने आप में एक खास हुनर रखता है और उस हुनर से अपने देश की सेवा करता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि देश का हर एक नागरिक अलग अलग होता है और अलग अलग उसकी क्वालिटी होती है और इस तरह से इंडिविजुअलिज्म जो होता है वो कंट्री के लिए इम्पोर्टेंट होता है और कंट्री में डाइवर्सिटी भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर एक ही जैसे लोग होंगे तो एक ही तरह का हुनर रखेंगे, एक ही तरह की स्किल होगी उनमें और इस वजह से वो हर एक फील्ड में अपनी देश की सेवा नहीं कर पाएंगे। तो अलग अलग लोग अपने एक्सपीरियंस से एक महान देश को बनाते हैं और इसी आइडिया को ये लाइन कंडक्ट करती हैं। नेक्स्ट आता है, ओ कैप्टन माई कैप्टन आवर फेयरफुल ट्रिप इज़ डन। ये लाइन ली गई हैं उसकी एक पोएम जिसका नाम है ओ कैप्टन माई कैप्टन। ये कोटेशन कई बार एग्जाम में आ चुकी है, अच्छा होगा कि आप इस पूरी पोएम को पढ़ के जाएं। प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का एक बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा अमेरिका को बिल्ड करने में। वो अमेरिका के एक मेजर फिगर थे और जब उनकी डेथ हुई तो पूरा नेशन दुख में डूब गया। यहाँ पोएट वॉल्ट विटमैन लिंकन को अपने देश का कैप्टन कहता है जिसने बहुत अच्छे से लीड किया इस कंट्री को और इसे सिविल वॉर से निकाल लिया, लेकिन वो लिंकन की डेथ पर दुखी है और चाहता है कि प्रेसिडेंट फिर से वापस आ जाएं। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हमने बात की वॉल्ट विटमैन के लाइफ और उनकी कुछ फैक्ट्स की और उनकी पोएम्स को डिटेल में तो नहीं लेकिन ब्रीफ में ज़रूर डिस्कस किया, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम में हमें पॉइंट ही याद रखने होते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। सो कमेंट्स मी योर सजेशंस, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।